दोस्तों नमस्कार। पुस्तक चर्चा में आज इस किताब की चर्चा करेंगे। मन मशीन, वैज्ञानिक चेतना की किताब है मन मशीन। लेखक हैं शरद कोकास। शरद कोकास जिसके लेखक हैं। तो किताब पर चर्चा करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो इस पुस्तक में ही लिखा गया है उसी के आधार पर आप जो है पहल पत्रिका में प्रकाशित वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इतिहास बोध को लेकर लिखी 60 पृष्ठों की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता तथा देह के लिए चर्चित कवि, कथाकार, दर्शन एवं मनोविज्ञान के अध्येता रहे हैं। 90 दशक के कवि शरद कोकास के 2 कविता संग्रह गुनगुनी धूप में बैठकर और हमसे तो बेहतर है रंग तथा समकाल की आवाज़ श्रृंखला के अंतर्गत चयनित कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आप कवि भी हैं, पुरातत्ववेत्ता भी हैं और दर्शन और मनोविज्ञान के अध्येता भी हैं, जानकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कविता के अलावा इनकी चिट्ठियों की एक किताब कोकास परिवार की चिट्ठियाँ और नव साक्षर साहित्य के अंतर्गत 3 कहानी पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं, अखबारों में इनकी 500 से अधिक कविताएं, समीक्षाएं, लेख वगैरह प्रकाशित हुए हैं। आप प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में विक्रम विश्वविद्यालय से परास्नातक हैं। स्टेट बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके फुल टाइम पूरी तरह लेखन को समर्पित हो गए हैं। जन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन क्षेत्र में भी आपने कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। इनकी गद्य रचना एक पुरातत्ववेत्ता की डायरी, बैतूल से भंडारा, एक जन इतिहास के अंश तथा उनकी विचार श्रृंखला मस्तिष्क की सत्ता और ये मन मशीन काफ़ी चर्चित रही है। ये मन मशीन काफ़ी इनकी चर्चित पुस्तक है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और बता दें कि मूल रूप से इसमें मस्तिष्क यानी दिमाग, मानव दिमाग जो है कैसे काम करता है, उसकी कैसे बनावट है, बुनावट है और विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न हालात में कैसे काम करता है, किस तरह वो निर्णय लेता है या निर्णयों में उसकी क्या भूमिका होती है, इस पे बहुत विस्तार से इस किताब में उल्लेख किया गया है। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे इसमें विचार न किया गया हो, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। आजकल कुछ चीज़ें आपको बता दें कि जैसे बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ये दिल नहीं दिमाग से काम लेता है, या फला ने दिमाग से काम नहीं लिया, दिल से काम लिया। तो दरअसल दिल कोई निर्णय नहीं लेता है, दिमाग ही निर्णय लेता है और उसके निर्णय लेने की अपनी एक प्रक्रिया है। तो इस किताब में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इस धरती पर जीव आया, जीव आने से पहले धरती कैसे बनी, कैसे इस ब्रह्मांड की संरचना हुई, उसकी क्या प्रक्रिया है, कितने सालों पीछे क्या प्रक्रिया बनी कि एक ब्रह्मांड बना, सूरज, चांद, तारे, धरती बनी। फिर उस धरती पर जीव आया, कोई प्राणी आया, तो वो जीव किस रूप में था, सर्वप्रथम उसकी संरचना कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति की वजह क्या रही, किन कारणों से वो पैदा हुआ, फिर उसके बाद कैसे कैसे जीव हुए, असंख्य जीव जो है इस धरती पर आए,
और उसमें से कितने जीव गायब हो गए, कितने रह गए, कितने परिवर्तित हो गए, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता रहा। साल दर साल बाद फिर मनुष्य जैसा कोई जीव इस धरती पर आता है और फिर वो समय काल को भेदता हुआ आज इस स्वरूप में है कि वो अपने दिमाग या मस्तिष्क पर विचार कर सकता है। तो इस तरह इस किताब में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, धरती की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, फिर उसके बाद मानव शरीर की संरचना, कैसे मानव शरीर की संरचना बनी हुई है, किन किन चीज़ों से बनी हुई है, फिर कौन कौन से अंग कैसे कार्य करते हैं, सभी अंगों की संचालित करने में दिमाग की क्या भूमिका होती है, परिस्थितियों और काल के हिसाब से दिमाग कैसे निर्णय लेता है, कैसे प्रभावित होता है, चेतन क्या है, अवचेतन क्या है, कैसे कोई चीज़ जो है इंसान निर्णय लेता है तो कौन कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। जैसे अभी मैं अपना जो है एक उदाहरण दूँ कि मेरे सामने गुझिया आई, गुझिया बनके, तो मुझे कुछ दृश्य, कुछ हालात याद आ गए गुझिया बनाने के। गुझिया किस किस तरह से बनती है, तो हमने बचपन से लेकर अब तक कई घरों में, कई जगहों पर गुझिया के बनाने के विभिन्न प्रकार देखे हुए हैं। तो वो सब मुझे याद आ गया कि कोई खोया में बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के गुझिया बनाता है, तो उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन उसकी ये सब खरीदने की क्रय क्षमता होनी चाहिए, उसकी एक हैसियत होती है। तो कोई सूजी वगैरह डाल के और चीनी से ही काम चला लेता है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालता, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकता। इसी तरह कोई सूजी भी नहीं खरीद सकता, तो मैदा भी नहीं खरीद सकता, तो आटे में ही चीनी वगैरह डाल के, गुड़ वगैरह डाल के बना लेता है। और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो गुझिया बना ही नहीं पाते हैं। ऐसे हमने तमाम लोगों को देखा है। तो जब हमने गुझिया को देखा तो इतने सारे दृश्य मेरे दिमाग में आए और मुझे एक उसके भाव उत्पन्न हुए। तो वो दिमाग में ही उत्पन्न हुए। तो ये भाव क्यों उत्पन्न हुए, किन चीज़ों में उत्पन्न हुए, कैसे ये मेरे दिमाग में रह गए, ये सब चीज़ें इस किताब में हैं, किस तरह से ये चीज़ें दिमाग में स्टोर होती हैं। दरअसल हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हमारे दिमाग में फीड होता रहता है। इसीलिए चेतन और चेतन की एक स्थिति होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एकत्रित होती रहती हैं। लेकिन एकत्रित होने की भी अपना एक वो होता है, उसके बारे में भी बताते हैं इस किताब में, जो है शरद जी लिखते भी हैं उसके बारे में। मैं कोट करना चाहूँगा, लेकिन वैसे ही बता देता हूँ कि कहते हैं कि दिमाग जो है तर्क करता है, और तर्क तभी करेगा जब आप उसके लिए उस हिसाब से तैयार रहता है इंसान। जैसे कि बचपन जो होता है बच्चे का, वो मूलतः बिल्कुल कहते हैं कि कोरा होता है, गीली मिट्टी जैसा वो होता है, जैसा उसको ढालिए वो हो जाता है। तो ये सही बात है कि जब बच्चा होता है तो उसके दिमाग में तमाम तरह की चीज़ें नहीं होती है। वो ये नहीं जानता कि ये किताब है, या ये टेबल है, ये कुर्सी है, या फला आदमी इस धर्म को मानता है, फला उस धर्म को मानता है, वो किस धर्म को मानता है। तो बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं जानता है।
लेकिन समय काल के हिसाब से उसे घर में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसका जिसको कहते हैं ना कि संस्कार देना, भाषा जैसे वो धीरे धीरे भाषा बोलना सीखता है, भाषा सीखता है, तो वो दिमागी अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है। इसी तरह उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें फीड होती रहती है, अवचेतन में जमा होती रहती हैं और आगे चल के फिर वही एक काम करती हैं। जैसे अगर बचपन में किसी को कह दिया जाए, बच्चे को जो है भूत प्रेत से डराया जाए और बताया जाए कि भूत होता है, आत्मा होती है, कोई सुपर पावर है, वो होता है, कोई चमत्कार करता है, कोई अलौकिक चीज़ है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, इस तरह की जब बातें बच्चे को बताई जाती हैं तो उसके अवचेतन में ये सारी चीज़ें फीड रहती हैं। लेकिन बड़ा होके जब वो पढ़ता है और चीज़ों को जानता है, जानकारियाँ हासिल करता है, तो फिर वो जो है तर्क करने लगता है और तो उसके बाद चीज़ों को अपने दिमाग में जो है वो तर्क करने के बाद ही उसको अपने अवचेतन में संरक्षित करता है, या फिर उसको जो उसके अवचेतन में दबी हुई चीज़ें हैं, तमाम तरह की जो ऐसी चीज़ें फीड हो गई है, जमा हो गई हैं, उनको परिष्कृत करता है और वो तर्क के माध्यम से ही करता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें इस किताब में जो है उल्लेख की गई है। जैसे कि एक जगह लिखते भी हैं ये कि जो है, क्या आपको बस में उल्टियाँ आती हैं? तो क्यों आती हैं? बस में उल्टी क्यों करते हैं? बहुत सारे लोगों को बस में यात्रा करते समय, गाड़ी में, बस हो या गाड़ी हो, तो उसमें उनको उल्टी हो जाती है। तो कहते हैं कि ये मतलब एक दिमागी प्रक्रिया है। जैसे एक उनको जो है इस तरह का कोई मैसेज जाता है बार बार इंजन की आवाज़ से या उसके धुएं से जो निकलती है गंध, उससे एक उनको दिमाग को बार बार मैसेज जाता है, तो ये उल्टी होती है। लेकिन उसको अगर डाइवर्ट कर दिया जाए किसी और चीज़ में, अगर सहयात्री से बातचीत करते रहें या कोई म्यूजिक वगैरह सुनते रहें और दिमाग को ये बार बार मैसेज ना जाए उल्टी के संदर्भ में, तो ये उल्टी नहीं आएगी, बचा जा सकता है। इसी तरह ये लिखते हैं खुशबू, बदबू, स्वाद, मस्तिष्क का संबंध जो है, ये सब मस्तिष्क के संबंध से जोड़कर देते हैं। यहाँ तक कि जो प्रेम है, प्रेम संबंध और मस्तिष्क पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा विचार किया है। जो है कहते हैं प्रेम का यह भाव भी मस्तिष्क में ही जन्म लेता है। तो ये अपना इस पे एक जिक्र करते हैं जो इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है। वैसे एक बात बता दूं कि इस किताब को लिखने से पहले शरद जी ने इस बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। इनकी बहुत समृद्ध अध्ययन है। उस अध्ययन के बाद काफ़ी मेहनत से ये किताब लिखी गई है। तो किताब जैसे कई लोगों को लगता है कि किताब लिखना बड़ा आसान है, कोई बात लिख दी किसी लेखक ने, जो है उसके दिमाग में आया और वो लिखता चला गया, तो ऐसा नहीं होता। लेखक को भी लिखने से पहले बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद जो है वो उसका अपना एक नज़रिया विकसित होता है, विचार बनता है, फिर वो लिखता है। तो लिखने का अपना श्रम है, पहले पढ़ने का श्रम है, फिर उसका विचार, दर्शन, वो सब होता है। फिर ये चीज़ें, ये किताब जो है काफ़ी श्रम के बाद, एक लेखक के काफ़ी श्रम के बाद जो है ये निकल के आती है। श्रम का मतलब ये नहीं होता शारीरिक श्रम करना कि फावड़े चला रहा है, वो फावड़े नहीं चलाता, वो किताबों को पढ़ता है, तमाम किताबों को पढ़ता है, तमाम जगह से जानकारियों को इकट्ठा करता है, फिर वो एक किताब की रचना करता है। और वो इसलिए रचना करता है कि इसमें उससे कोई उसको बहुत अपना लाभ नहीं है, वो समाज के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए ये चीज़ें लिखता है। खास करके इस तरह की किताबें जब कोई लिखता है तो उसकी मूल भावना यही होती है कि जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो समृद्ध हो, आगे बढ़े, सकारात्मक रूप में। जो चारों तरफ की जो नकारात्मकता है, जो नफरत है, वो दूर हो और ये चीज़ें जो है व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, सकारात्मक तरीके से विकसित हो, मानव सभ्यता आगे बढ़े।
और सभी का उसमें कल्याण हो, ये भावना निहित रहती है। और इन्हीं सब भावनाओं से ही ये किताब लिखी गई है और ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत लिखी गई हुई किताब है, जिसमें मन मशीन इसका शीर्षक है। मन मशीन से कर सकते हैं, मन मतलब दिमाग से ही है। दिमाग की पूरी संरचना, बनावट और उसकी कार्य पद्धति पर पूरा विचार किया गया है कि कैसे ये काम करता है, किस तरह काम करता है, कैसे इससे काम कराया जाता है विभिन्न परिस्थितियों में। जब आप प्यार में हो तब, और जब प्यार में नहीं हो तब। जब कहते हैं कि प्यार दिल से किया जाता है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, प्यार दिमाग से ही होता है, उसमें दिल की कोई भूमिका नहीं होती। दिल तो केवल धड़कता है, फेफड़ा है वो, उससे आपके शरीर में रक्त का संचार होता है और रक्त संचार होने से एक हार्मोन्स विकसित होता है और वो सारी चीज़ें सब दिमाग में ही जाती हैं। फैसले दिमाग ही करता है, लेकिन उसके लिए, उस फैसले के लिए आपके शरीर के सारे अंग काम करते हैं। त्वचा भी काम करती है, आंख भी काम करती है, पैर और ये सब चीज़ें। एक हर जगह से दिमाग को एक मैसेज जाता है, उसके बाद वो उसी आधार पे एक निर्णय लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे, हम सभी जानते हैं कि कोई जगह है, किसी जगह अगर आपको जाना हो, अगर आप देखे हो तो वहाँ आप आसानी से चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई जगह आपने देखी नहीं है, अनजानी है, तो वहाँ जाने के लिए आपको पूछना पड़ता है। फिर जो है वो बार बार पूछ पाछ के फिर उस रास्ते से फिर उस जगह तक जाते हैं। लेकिन जब उस जगह तक जाते हैं तो आसपास जाते समय सड़क से लेके उस बाहर के सारे दृश्य को देख लेते हैं। बहुत सारे दृश्य जो है आँखों के माध्यम से दिमाग में फीड हो जाता है। तो जब 2-4 बार उस जगह से गुजरेंगे और आते जाते रह जाते हैं, फिर वो आपकी अपनी जानी पहचानी जगह बन जाती है। दिमाग में वो फीड हो जाती है और चेतन में फिर किसी से ना पूछना पड़ता है, ना ही भटकना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है दिमाग काम करता है और ये काफ़ी खूबसूरत किताब है जो है, और इसे काफ़ी सरल शब्दों में लिखा गया है। इतना सरल आसान भाषा में लिखा गया है और चीज़ों को इतनी आसान भाषा में बताया गया है कि क्या ही कहा जाए। जैसे जो है मस्तिष्क के गलियारे में उतरने से पहले चंदा है, सूरज है, पृथ्वी है हमारे ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड से पहले क्या था ये बताया इन्होंने। फिर कैसे जीव की उत्पत्ति हुई, कैसे चांद बना। जैसे आज ही एक खबर है, अभी अखबार में हम पढ़ रहे थे कि खोज में आया है कि शनि जो ग्रह है उसकी 126 चंद्रमाएँ हो गई हैं। तो वो अब बृहस्पति से बड़ा हो गया है, क्योंकि बृहस्पति को जो है 75 ही चंद्रमा है और धरती को केवल एक चंद्रमा है। धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा एक है, वो घूमता रहता है और धरती जो है सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। तो ये सब हम कैसे जानेंगे? एक ऐसे लोग भी हैं जो ये बताते हैं कि जो है धरती को किसी सुपर पावर ने बनाया है, इंसान को किसी सुपर पावर ने बनाया है और वही सुपर पावर जो है सभी को संचालित करता है। उसी की इच्छा से और उसी के आधार पे सारी चीज़ें होती हैं। कोई लीला कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, तो इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ऐसा चीज़ें नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो कोई सुपर पावर नहीं है, कोई चमत्कार कहीं नहीं होता है और कोई इसी तरह कोई भूत नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती है। मरने के बाद मानव मस्तिष्क भी उसी तरह से निष्क्रिय और ख़त्म हो जाता है जिस तरह से शरीर के अन्य अंग निष्क्रिय और ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब ये मानव शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो साथ साथ में जो दिमाग की क्रियाएं हैं वो भी मिट्टी में मिल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, कोई वजूद नहीं रहता, कोई ना भूत बनता है ना कोई प्रेत बनता है। तो इसके बाद ना किसी सुपर पावर की ज़रूरत होती है, ना किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें इस किताब से आपको
जानने को मिलती हैं कि पृथ्वी पर कैसे जीव आया, फिर सजीव उत्पत्ति हुई, फिर वैज्ञानिकों की खोज, फिर शरीर की संरचना, जिंदगी क्या है, कैसे मानव शरीर बनता है, जीव द्रव्य वगैरह, शारीरिक गठन, फिर इसका कैसे जो है शरीर संचालित होती है, कैसे मृत्यु होती है, फिर धरती पर मानव का पहला कदम, किस तरह से मानव इसमें आया, फिर मानव चेतना, विज्ञान, इन सब चीज़ों पर इसमें है विचार किया गया है। और छोटे छोटे शीर्षक से, छोटी छोटी बातों से ये इसको समझाया गया है। अपनी क्रोनोलॉजी ठीक करना क्यों ज़रूरी होता है, साइंस की भी अपनी एक क्रोनोलॉजी होती है। हमारा मस्तिष्क दूसरों का गुलाम है, ये इस पे विचार किया गया है। इनसे मिलिए, इनका नाम श्रीमान मस्तिष्क है। ये बता रहे हैं कि कैसे ये जो है श्रीमान मस्तिष्क जो है आपके काम करते हैं। मानव मस्तिष्क से परिचय की ज़रूरत क्यों है, तो इस तरह जो है इन्होंने ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे अंग इस मस्तिष्क से ही संचालित होते हैं। विचारों का जन्म यहाँ होता है और यही हमारी जीवन पद्धति और नीतियों का निर्माण होता है। हमारे अनेक मनोकायिक बीमारियां या जीवन शैली जनित रोग जैसे रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा, हृदय रोग आदि भी इसे ठीक से न समझ पाने के कारण ही हैं। मतलब अगर आप दिमाग को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो आपको रक्तचाप यानी बीपी, मधुमेह यानी कि जो है शुगर, अस्थमा, सांस रोग और हृदय रोग यानी कि क्या कहते हैं हार्ट की बीमारी आपको इसीलिए होती है क्योंकि आप मस्तिष्क को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा समाज सुख सुविधाओं के लिहाज से तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक और वैचारिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चेतना, इतिहास बोध आदि इत्यादि को लेकर अभी भी वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है और इतना पिछड़ा हुआ है कि काफ़ी वो चिंताजनक है। लोग जो है कोई चीज़ कह देते हैं और उसके पीछे भीड़ लग जा रही है और तमाम कई बार हिंसा तक हो जाती है। ऐसी अवैज्ञानिक बातें कर करके लोग जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं एक तरीके से और समाज को एक भीड़ बना दिया गया है। भीड़ जैसा व्यवहार समाज करने लग गया है और इसकी मूल वजह यही है कि हमारी जो वैज्ञानिक चेतना है, जो इतिहास बोध है, जो वैचारिक पिछड़ापन है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि समाज जो है वो काफ़ी सड़ांध से भर गया है, एक तरीके से जो है कहा जा सकता है, और काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। और ये मानवता, इंसानियत के लिए काफ़ी खतरनाक है, मानव सभ्यता के लिए भी खतरनाक है। अगर वैज्ञानिक चेतना नहीं होगी तो मानव सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि शनि जो है वो बृहस्पति से बड़ा ग्रह हो गया क्योंकि उसको 126 से ज़्यादा चंद्रमाएँ हो गई हैं। तो फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रह्मांड कैसे बना, शनि क्या है। आप शनि की पूजा करें, उससे बेहतर है आप ये जानें कि शनि ग्रह क्या है, कैसे बना हुआ है और क्या चीज़ें हैं। इसी तरह बृहस्पति भी एक ग्रह है, धरती भी एक ग्रह है और चाँद कैसे है, क्या है। आप कई उसकी उपासना करके आप अपने जीवन में कल्याण की बातें जब आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बातें होती है, इनका कोई मतलब नहीं होता है और ये कोई वैज्ञानिक बात नहीं है, ये अवैज्ञानिक बात होती है। अवैज्ञानिक बात को ही बेवकूफ़ी वाली बात कहते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे इसमें विचार किया गया है। हमारा मस्तिष्क हमारे पास है लेकिन अभौतिक रूप से इसका संचालन अन्य लोग कर रहे हैं। देह के स्तर पर हम भले गुलाम ना हो लेकिन मन के स्तर पर दूसरों के गुलाम हैं। यह गुलामी हम सदियों से स्वीकार करते आए हैं और अब हमें आपकी इसकी आदत हो गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप तर्क नहीं करेंगे, आप परिस्थितियों को जान के, तथ्यों को जान के, हालात को जानकर तर्क नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे,
तो आप किसी ना किसी के पिछलग्गू बन जाएंगे, उसके पीछे ही चलेंगे और आपका जो कार्य व्यवहार होगा वो भेड़ों जैसा हो जाएगा। कहते हैं ना, भेड़ चाल एक शब्द कहा है हिंदी का कि भेड़ चाल, एक भेड़ जिधर जाती है सारी भेड़ें उसी का अनुसरण करने लग जाती है, और अगर वो भेड़ किसी कुएं में गिर जाती है तो सारी भेड़ें भी कुएं में ही गिर जाती हैं। कोई सोच विचार नहीं करता कि ये क्यों गिर गया, क्यों नहीं गिरा और हमें नहीं यहाँ पर जाना है। तो इसको कहते हैं भेड़ चाल, और यही जो है इस परिस्थिति को दर्शाता है। और यही चीज यहाँ पर ये लिख रहे हैं शरद जी की ये सब चीजें इसलिए हैं कि हम मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते, ना अपने मस्तिष्क को जानते हैं कि वो कैसे काम करता है। विडंबना यह है कि हम इस मानसिक गुलामी को जीवन समझ रहे हैं। मानसिक गुलामी की अवधारणा को समझने के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। हमारी रोजी रोटी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास आदि का नियंत्रण किनके हाथों में है, यह जानने के अलावा यह जानना भी जरूरी है कि हमारे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विचारों को कौन सी शक्तियां संचालित करती हैं। हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया पर किनकी सोच हावी है, हमारे विचारों और अभिव्यक्ति पर किनका पहरा है, हम किन किन रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जी रहे हैं, ये सब जानना जरूरी है। हमें ज्ञात है कि अपने मस्तिष्क और उसमें स्थित विचारों का संचालन हम स्वयं कर रहे हैं, इसलिए हम प्रश्नों पर बहुधा विचार नहीं करते। हम अपने मन में घटित हो रही बातों के लिए अन्य को उत्तरदायी नहीं मानते, लेकिन यह हमारा भ्रम है। अक्सर हम अन्य के विचारों से संचालित होते हैं, समूह अथवा बहुसंख्यक की मानसिकता से प्रभावित होते हैं तथा कई बार विवेक शून्य होकर निर्णय लेते हैं। इसका कारण यही है कि भौतिक रूप से भले हमारा मस्तिष्क हमारे पास हो, लेकिन उसमें विचार और नीतियां दूसरों के द्वारा निर्मित की हुई होती हैं, जिन्हें हम अध्ययन या अनुभव से प्राप्त करते हैं। यही मानसिक गुलामी की स्थिति है, और जब तक हमारा कोई नुकसान ना हो तब तक हम इसका आकलन नहीं कर पाते। यद्यपि यह मान लेना आसान नहीं है कि इस समाज या इस व्यवस्था की वजह से हमें कोई कष्ट है, क्योंकि हम गर्व से कहते हैं कि हम हर स्थिति में प्रसन्न रहने और परिस्थितियों से समझौता करने या राह निकालने की क्षमता है हमारे में। जब हमारे मस्तिष्क पर हमारा नियंत्रण है तो हम किसी और का गुलाम कैसे हो सकते हैं? यह बहुत द्वंद्वात्मक स्थिति है। इसलिए सर्वप्रथम हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि सभी जगहों पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानसिक तौर पर गुलाम हैं, विशेष तौर से उस समय जब हम किसी के समाज विरोधी, मनुष्यता विरोधी विचारों से संचालित होते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा स्वीकार करने के बाद ही हम अपने मस्तिष्क को गुलामी से मुक्त करने अथवा संपूर्ण अर्थों में उसे स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास कर पाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये इसमें लिखा हुआ है। फिर कहते हैं मस्तिष्क की गुफा में पर्यटक की तरह प्रवेश करिए। काफ़ी रोचक शीर्षक दिए हुए हैं और उससे पढ़ने का इंटरेस्ट मतलब जागता है, इंटरेस्ट और रुचि जागती है कि अरे इसमें क्या होगा, क्या लिखा गया होगा। फिर इतने सरल भाषा में, इतने सरल शब्दों में उदाहरण देके तर्क सहित समझाया है चीज़ों को कि इस किताब को पढ़ के कोई भी जो है वो समृद्ध होगा, तर्कशील होगा, उसका जो नज़रिया होगा वो वैज्ञानिक ही होगा। तो अब हम इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए जो है इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि सब कुछ यहाँ कह पाना संभव नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप इस किताब को पढ़ें और अपने को समृद्ध करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और किताब के साथ। नमस्कार।